वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूं आसम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 क्लास 7। और आपको अगर याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था ट्रेसिंग 1000 ईयर्स अगो। मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने देखा था कि कैसे हमें पता चलता है इसके मुताबिक, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास जो पिछले जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था वहां पे हमने देखा था बोरियल्स होते थे। वहां पे हमने देखा था पिलर्स, जैसे हमने पढ़ा था कलिंगानावाद अशोका पिलर्स के मुताबिक हमने पढ़ा था। तो फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे तवारीख हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास राइटर्स हमारे पास हैं। फिर हम दूसरे चैप्टर पे आए किंग एंड किंगडम्स। फिर आपको मैंने बताया था ये जो बात हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। जब हमने पढ़ा था मौर्यन टाइम, फिर हमने पढ़ा था पोस्ट मौर्यन, फिर हमने पढ़ा था क्या गुप्ता पीरियड। तो फिर मैंने आपको चंद्रगुप्ता वहां पे हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्ता के बाद फिर हमने गुप्ता पीरियड के बाद हमने क्या पढ़ा था पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया था चोलियास, ठीक है, राष्ट्रगानस, ठीक। फिर हम आ गए दिल्ली सुल्तान। मैंने आपको बताया था दिल्ली सुल्तान कैसे वजूद में आ गए। फिर हमने दिल्ली सुल्तान में क्या क्या पढ़ा, हमने देखा था महमूद गजनी यहाँ आ गया, 7 टाइम उसने रेड किया। फिर महमूद गजनी के बाद महमूद गोरी उसका सन यहाँ पे आ गया, उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 4 साल के बाद फिर वो चला गया। तो फिर इसने जो अपना रूल यहाँ पे किसको दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना, जो स्लेव डायनास्टी का यहाँ पे इनिशिएट हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन अल्तुतमिश, फिर रजिया थी। फिर हमने वो देखा था कि कैसे उस डायनास्टी के बाद फिर तुगलक, फिर खिलजी डायनास्टी आई, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हमने देखा था सैयद आए थे, लोधी आए थे। तो इसी को हम आगे कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल एम्पायर। देखो क्या होता है, जब हमारे पास लोधी डायनास्टी होती है तो वो कहां से कहां तक रूल करते हैं। अगर आपको याद हो 1414 से लेकर 1526 तक, तो क्या होता है, तो लोधी डायनास्टी का एक बहुत बड़ा जिसने ऑरिजिन इसका किया था बहलुल लोधी। तो बहलुल लोधी के दौर में क्या चल रहा था, यानी कि उस टाइम में जब अभी दिल्ली सुल्तान के टाइम में क्या चल रहा था कि थोड़ी किंगशिप चल रही थी, कि जैसे नोबल्स किसके बराबर होते हैं, किंग्स के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इक्तादार, उनको इक्ता दिया जाता था, वो हमने पढ़ा था कि यानी कि नोबल्स और किंग्स जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर आगे आगे जब टाइम बढ़ता गया, टाइम गुजरता गया, ये थिंग्स जो है ना चेंज होती गई। फिर क्या हो गया, फिर बहलुल लोधी के बाद फिर आ गया नाजिम खान जिसको सिकंदर लोधी भी कहते हैं। नाजिम खान के बाद हमारे पास आ गया है इब्राहिम लोधी। कौन आ गया, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के टाइम में इसने डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसने नोबल्स की डिसरेस्पेक्ट स्टार्ट कर दिया। और इसी द्वारा दौलत खान लोधी ने इन्वेट किया है बाबर को यहाँ पे आने के लिए। उसने बाबर को इसलिए इन्वेट किया कि आप जो इब्राहिम लोधी को इसको सबक सिखाओ, उसको खत्म करो। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। तो यहाँ पे बाबर आ जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर, यानी कि हमने कनेक्ट किया है जो हमने दिल्ली सुल्तान के मुताबिक पढ़ा था, कैसे कनेक्शन यहाँ पे आ गया। हम अब कैसे मुगल एम्पायर का यहाँ पे इनिशिएट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर, यानी कि आपको ये समझ आ गया है कि हम दिल्ली सुल्तान से निकल के अब मुगल एम्पायर में आ गए हैं, ठीक। अब देखो, अगर हम बात करेंगे इसकी ग्रैंडफादर की, इसकी फादर की, बाबर के फादर का नाम था उमर मिर्जा शेख, इसके ग्रैंडफादर का नाम था मोहम्मद मिर्जा, ठीक है ना। तो उमर मिर्जा शेख जो था वो बाबर के था फादर। देखो ये रूल करता था, कहां पे रूल करता था, तेलंगाना में, ठीक है ना, ईरान तेलंगाना में ये रूल करता था 1494 में, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 12 उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, एट द एज ऑफ 12। लेकिन वहां पे उस बैगेज जो थे उन्होंने इसको फोर्स किया कि आप यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल रूल आपका जो यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यूस, आप यहाँ से निकलो। उसको फोर्स कर दिया, किसको, बाबर को। अब बाबर वहां से निकलता है, बाबर जब वहां से निकलता है फिर 1504 में ये काबुल में क्या करता है, काबुल में अपने आप को किंग डिक्लेयर करता है। ये हम यहीं पे रखते हैं, आगे हम कहानी
और देखेंगे बाबर की। तो देखो यहाँ पे हम बाबर के मुताबिक पहले पढ़ते हैं, तो हमारे जो टेक्स्ट है, अगर आप देखोगे टेक्स्ट के पहले पेज यानी कि इस पन्ने पे हमारे पास लिखा है थोड़ा सा, इसके बाद के पन्ने पे जब आते हैं, पेज पे आते हैं, वहां पहला है हु वाज द मगलस, यानी मगलस कौन थे, मगलस कौन थे, मगलस मतलब कि ऑरिजिन किसने किया, बाबर ने किया। तो हमें किसके मतलब पढ़ना है, बाबर के मतलब पढ़ना है। फिर जो इसके बेटे आते हैं उसके सक्सेसर, तो वो सिंपल उसके मतलब हम थोड़े से पढ़ेंगे जितना हमारी बुक में दिया हुआ है। देखो क्या है, बाबर जो है ना, अब बाबर की अगर हम बात करें, अगर हम मदर की साइड से बात करें, तो मदर कौन थी, वो थी डिसेंडर्स ऑफ मुगल जंगीज खान, चंगेज खान। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर किसकी हुकूमत चल रही थी, अल्तुतमिश, जब अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत यहाँ पे चल रही थी, मैंने आपको बताया था जब उसने नॉर्थ वेस्ट को क्या किया था, अपने कब्जे में लिया था मंगोल्स को, तब इन्होंने आर्मी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की यहाँ पे, किसने, दिल्ली सुल्तान, क्योंकि यहाँ पे उनका भी खतरा था कि यहाँ पे वो भी कर सकता था, क्या अटैक कर सकता था। फिर आपको याद होगा कि मैंने बताया था खोखार्स के मुताबिक हमने पढ़ा था, जिसराट के मुताबिक हमने पढ़ा था, वो कहानी अलग है। तो देखो क्या हुआ फिर, जब यहाँ पे बाबर है, बाबर अगर हम मदर साइड से देखेंगे, ये कौन था, इसका जो ये मदर थी वो थी कहीं ना कहीं डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज, ठीक है ना, जंगेज खान। और सेंट्रल एशिया और चाइना पे ये रूल करता था कौन, जंगीज खान, याद करिए। लेकिन कहा जाता है ये बहुत, जो मंगोल्स थे वो बहुत क्रूवल थे, क्रूवल इन द सेंस वो अपने हुकूमत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये मतलब कहा जाता है कि ये मतलब इंसानों को खा जाते थे, मतलब ऐसे ये लड़ाकू थे, वॉरियर्स थे। और इसीलिए जो बाबर हैं, जो मुगल्स हैं, ये खुद को एक ये मंगोल यानी कि मुगल, इनको इनसे मतलब जब उनको कोई बोलता था कि आप डिसेंडर्स हो, चिंगेज हो, उनको ये मतलब थोड़ा सा शर्म फील हो जाता था। तो अगर फादर की तरफ हम देखेंगे तो दैट इज ये क्या थे, ये था सक्सेसर ऑफ तैमूर। अब सक्सेसर ऑफ तैमूर के बारे में आपको पता होगा कि 1398 में इसने क्या किया था, इसने दिल्ली को कैप्चर किया था। इसके अलावा तुर्की, इराक और ईरान, तैमूर का रूल था, तैमूर का। तो ये प्राउड फील करते थे जब उनको कोई बताता था कि आपका जो इंस्टर है वो तैमूर है, याद करिए। तो ये था। अब देखो क्या होता है, अब ये काबुल में आ गया, जब ये यहाँ तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे फर्स्ट बता काबुल में ये पहली उमर मिर्जा शेख, उसके बाद बाबर जो है इसको यहाँ से फरेंगा से निकाला गया। फिर ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया काबुल में, और काबुल में इसने खुद को क्या किया, डिक्लेयर किया एज ए किंग। देखो जब हुकूमत की अगर हम इसकी बात करें, कब तक इसने हुकूमत की, 1526 से लेकर 1530 तक उसने हुकूमत की। लेकिन ये बहुत जंग उसने लड़ी है, बहुत बैटल उसने लड़े हैं। देखो अगर हम बात करेंगे 1526 से लेकर 1530 तक इसने हुकूमत की। काबुल में कब आया ये, 1504 में, वहां पे एक किंग बना। जब ये वहां पे किंग बना, इसने क्या किया, जब काबुल पे किंग बनाई, इसने क्या किया, इसने वहां पे जो अफगान थे, ठीक है ना, इनको अपने साथ किया। इनको बताया कि हम किस पे हुकूमत करेंगे, हम इंडिया पे हुकूमत करेंगे। तो आ गया वहां से और लड़ाई स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, बैटल स्टार्ट कर दी। किसके साथ बैटल स्टार्ट कर दी, इब्राहिम लोडी के साथ, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन अफगान को उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो मैं वहां से वालत हासिल करूंगा, जो मैं दौलत वहां से हासिल करूंगा, वो मैं आपको दूंगा। तो सिंपली अफगान ने उनको सपोर्ट किया। तो क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने जीत लिया विद द हेल्प ऑफ अफगान। तो सिंपली सी बात है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इसने किया है काबुल में। तो फिर क्या हुआ, नाउ इसने क्या किया ना, उसको चाह थी और आगे एक्सपेंड करने की अपनी हुकूमत। तो ये अगर ये एक्सपेंड करने थे, उसके बीच में आगे कौन, राजपूत। अब राजपूत आगे, वो किसी को मानते ही नहीं थे। अब अफगान इसने जो हमारे पास बाबर है, बाबर ने क्या किया, बाबर ने अफगान को बोला कि हम लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, राजपूत के साथ। तो अफगान जो है वो क्या, वो काबुल के बाद जब उन्होंने यहाँ पे इंडिया पे हुकूमत की, अब अफगान डर गए,
अफगानों ने बोला तो हम तो भैया हम तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजपूत जो है वो बहुत सारे पावरफुल रूलर्स हैं। अब इसने क्या किया, इसने मुस्लिम हिंदू को उठाया, मुस्लिम हिंदू को उठाया। तो इसका एक ही मकसद था, ये नहीं था हुकूमत करने, मतलब ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में अलग अलग करे ना, उसको हुकूमत चाहिए थी, हुकूमत। इसलिए उसने बताया ये हिंदू है इसको खत्म कर दो, ये मुस्लिम है। जो बहुत सारे देशों में जब हुकूमत, जब पॉलिटिक्स, आपको लगता है ना कहीं कहीं पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब लीडर को लगता है मेरी पॉलिटिक्स यहाँ पे वीक है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो मुस्लिम हिंदू दंग फसाद वही उठाते हैं। तो मैं ऐसा समझ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, इसने हिंदू और मुस्लिम क्या किया, हिंदू मुस्लिम उठाया यहाँ पे। तो हिंदू मुस्लिम से क्या हो गया कि राजपूत से अब ये अफगान को जुनून आ गया। अब जो राजपूत इसको मान गए, जिसने एक्सेप्ट किया बाबर एज ए किंग, वो उनसे शादी करने लगे, आपस में शादी होने लगे बाबर और इसके दरमियान। अब जिन्होंने नहीं माना उसके खिलाफ जो है ना ऑर्डर दिए गए था ना, तो दैट मीन्स कि फिर राजपूत, फिर इसके बाद अब मैरिड हो गए कुछ। अब हमें समझ आ गया कि राजपूत के खिलाफ भी इसने लड़ा है। तो फिर फर्स्ट बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा 1527 में फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा होता है, जो बाबर और राणा संगा के बीच होता है। जो राजपुर रूलर था और रंगासाना यहाँ पे हार जाता है 1527। फिर दूसरे साल 1528 में और एक होता है बैटल ऑफ चंदरी, जो किसके बीच में होता है, बाबर वर्सेस मादिनी राय और बाबर के बीच, और यहाँ पे मादिनी राय हार जाता है। फिर 1529 में बैटल ऑफ गागरा हो जाता है बिटवीन बाबर एंड महमूद लोदी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 1929 में बैटल होता है गागरा का। 1930 में जो है बाबर इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास हुमायूं जो है, उसकी अगर हम बात करेंगे 1530 से लेकर 1540 तक ये हुकूमत करता है पहली बार। तो फिर उसके बाद उसका दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है 1555 से लेकर 1556 में, और 1566 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो देखो असल में क्या हो जाता है, डिवाइड हिज इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू विद अ फादर, जैसे इनहेरिटेंस जैसे क्या होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे भी। तो जैसे कि एक फादर के कुछ बेटे हैं, 2 बेटे हैं, अब उसमें तो डिवीजन होता है, रूल था, इसको भी डिवाइड किया जाता था। अब इसने जैसी बाप ने वसीयत की थी, जैसे बाबर ने वसीयत की थी, उसने एज पर दैट के अलग अलग से डिवाइड किया था हुकूमत को। यानी कि ये प्लॉट, जैसे हमारे पास कुछ प्लॉट होगा, यहाँ पे एक प्लॉट है हमारे पास, ये प्लॉट एक ब्रदर होती है, ये प्लॉट दूसरे ब्रदर होती है, ये प्लॉट। तो एज जैसे उसने उसके फादर ने बताया था उसी हिसाब से उसने डिवीजन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मिर्जा करम जो था वो मतलब ये एक्सेप्ट इसने नहीं किया, तो वो इसके खिलाफ बहुत बार लड़ाई की है, उसने इसके साथ साजिश रचाई है इसको खत्म करने की। यहाँ पे क्या होता है, शेर शाह जो है वो चास और कनौज में इसको हरा देता है, ठीक है ना, चास और कनौज में 1539 और 1540 में इसको हरा देता है, किसको, माया को, और इसको ये बताता है कि आप ईरान चले जाओ। फिर ये ईरान चला जाता है। अब ईरान तो ये नहीं चला जाता, लेकिन ये जाता किसके पास, ये जाता है मिर्जा करम के बाद। लेकिन मिर्जा करम उसको अपनी हुकूमत वालों को बोलता है कि बिफोर कि ये यहाँ पे आ जाए उसको खत्म ही कर दो। अब दूसरे साइड से उसको, यहाँ से भी उसको प्रॉब्लम, यहाँ से भी ब्रदर के साइड से उसको प्रॉब्लम, ये चला जाता है ईरान। लेकिन ईरान में जब 1555 में ये मदद लेता है किसका, ईरान सफेद शाह की मदद से कैप्चर करता है फिर से दिल्ली को। लेकिन 1930 में लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है अकबर। तो अकबर आ जाते हैं। तो अकबर के रीजन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अकबर 13 इयर्स के एज में क्या बन गया, रूलर बन गया। तो अकबर का अगर हम अकबर का हुकूमत की बात करेंगे तो उसको 3 रीजन्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है 1556
से लेकर 1570 तक, फिर 57 से लेकर 1585 तक, फिर 1585 से लेकर 1605 तक, यानी कि 1556 से लेकर 1605 तक इसने क्या किया, रूल किया। अगर हम पहले बात करेंगे जब उसका 1556 से लेकर 1507 तक का जो टाइम था, जो पीरियड था, उस टाइम क्या हुआ, एक तो ये इंडिपेंडेंट होने लगा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, ये अब खुद से काम करने लगा, बड़ा होने लगा। तो जो हमारे पास था बहराम खान कौन था, जिसने सपोर्ट किया था हुमायूं को भी बहुत ज्यादा, इससे ये इंडिपेंडेंट होने लगा, अब ये अलग होने लगा, अब ये काम जो है खुद करने लगा, यानी कि उसको इतनी फिक्र आ गई, इतनी दिमाग में आ गई, और मिलिट्री कंपेनियंस जो है इसने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ मिलिट्री कंपेनियंस उसने अपने भेजे हैं, सूर्या, अफगान, मालवा, गुमाना, और इसके अलावा जो उसका हाफ ब्रदर था मिर्जा हाकिम जो था उज्बेक वहां पे भी उसने मिलिट्री कंपेन जो अपने कंपेन्स क्या किए, वहां पे भी कंपेन्स वहां पे लॉन्च किए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फिर मिर्जा हाकिम जो था हाफ ब्रदर मतलब क्या होता है, जैसे कि एक इसका फादर जो था कौन, हुमायूं, उसकी 2-3 बीवियां थी, ठीक है ना। अब तो ये जो था ये उसकी बीवी का, दूसरी बीवी का बेटा था, ठीक है ना। उसके साथ भी बहुत सारी लड़ाई हुई। इसके बाद है 1570 से लेकर 1585 का अगर हम टाइम बात करेंगे, यहाँ पे भी कंपेन जो है कंटिन्यू चले, ठीक है ना। कंपेन्स कंटिन्यू हो गए थे गुजरात, ईशा, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो रिवोल्ट हो गए यहाँ पे 1579 से लेकर 1580 तक, किसके खिलाफ, मिर्जा हाकिम के खिलाफ। तो यहाँ करिए, फिर है हमारे पास जो तीसरा पीरियड आता है, तीसरा रूल आता है, वो है 1585 से लेकर 1605 तक। तो यहाँ पे जो है अपनी हुकूमत को, यानी अपने रूल को ये और आगे एक्सपेंड करते हैं। कहाँ पे ये एक्सपेंड करते हैं, यहाँ कंपेन जो है अलग और आगे बढ़ाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर कंदहार, काबुल, कश्मीर। तो इसका आपको याद होगा, मैंने आपको कश्मीर में बताया था यूसुफ शाह चक, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूसुफ चक की हुकूमत हो जाती है, फिर उसको इम्प्रेजन किया जाता है, फिर उसको जलाई वतन किया जाता है। तो कलंदर और काबुल और कश्मीर के यहाँ पर डेथ, फिर इस टाइम क्यों होता है, इतना एक्सपेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेथ हो जाती है मिर्जा हाकिम की, जो उसका हाफ ब्रदर था। और इसके अलावा रिबिल ऑफ सालिम जो सालिम है, यानी कि जहांगीर जो था, इसका क्या था, इसका बेटा था। अब उसके बहुत सारे बेटे थे, मैंने आपको बताया था। मगध एम्पायर इस बात पे यकीन करते थे कि जो हमारा सन होगा, जो जितने हमारे सन होंगे उसमें क्या करेंगे, रूल करेंगे डिवाइड। देखो अगर एल्डर्स की बात करें, कई पर रूलर्स क्या करते थे, वो जो एल्डर ब्रदर होता था इसको रूल दे देते थे। तो इससे क्या हो जाता था कि इस भाइयों में क्या है, इख्तिलाफात नहीं होते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाता था, रेबिलन जो सालिम है उसका बेटा है, उसी के खिलाफ हो जाता है एट द लास्ट ईयर। तो कहा जाता है कि इसने जहर दिया, वो कन्फर्म नहीं। तो इसके अलावा जो जहांगीर ने कहां से हुकूमत की है, 1605 से लेकर 1627 तक, यानी कि जहांगीर का मतलब है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब हिस्ट्री ऑफ जे हमने किया था। अब इसने मिलिट्री कंपेन्स को क्या किया, आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। इसने भी कंपेन जो है आगे बढ़ाया था, कंपेन्स को आगे बढ़ाया था। और जैसे कि अकबर आगे बढ़ाता गया, जैसे अकबर एक्सपेंड करने लगा अपनी हुकूमत को, ये भी एक्सपेंड करने लगा। इसने मिलिट्री कंपेन्स को आगे बढ़ाया। और सिसोदिया जो है, रूल ऑफ मेवाड़ अमर सिंह जो है, इसने एक्सेप्ट किया था, क्या एक्सेप्ट किया था, मुगल एम्पायर, मगर इससे पहले इसने एक्सेप्ट नहीं किया था। और इसके अलावा लेस कंपेनियन अगेंस्ट सिक्स। अब यहाँ पर जो है ना, कंपेनियंस इतने नहीं हुए अगेंस्ट सिक्स, हाँ, ओम एंड अहमदनगर, ठीक। अब प्रिंस जो है खुरम, यानी कि प्रिंस खुरम कौन है, ये शाही जहां है, इसने रिबल स्टार्ट कर दिया, रिबल इन द सेंस, इसने बगावत स्टार्ट कर दी। अब बहुत सारी कहानी है, अगर हम उस तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर बाबर का एक बोर्ड हो जाएगा अलग से, इसका अकबर का अलग से, हाँ, फिर जहांगीर का अलग से। लेकिन जितने हमारे टेक्स्ट बुक में है
मैं वही लेके चलता हूँ। शाहजहां जो है, शाहजहां ने 1627 से 1627 से लेकर 1655 तक क्या क्या रूल किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। जैसे है ना, शाह मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड, जहां मतलब दुनिया, ठीक है ना। तो मुगल कंपनी ने इसने कंटिन्यू की, इसने एक्सपेंड कंटिन्यू किया। इसके अलावा अकबर नोबल जो अफगान नोबल खान जहां लोधी जो है, इसने इसके अलावा रिबुल्ट किया था, लेकिन वो हार गया, ठीक है ना। इसके खिलाफ ये गया था, किसके खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ। और इसके अलावा इसने सीज किया है, ठीक है ना, बकल फ्रॉम द उज़्बेक कलंदर इसने, लेकिन उज़्बेक से तो इन बकल किया, लेकिन इसने कलंदर को क्या किया, लास्ट किया। इनकी कलंदर जो है उससे वापस लिया गया, किसने, सफेविद से, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, वॉर एमंग सन्स, और इसके बेटों का आपस में लड़ाई हो जाते हैं। जैसे ये कंटिन्यू, अकबर के बाद जब हमारे पास आ जाता है, अकबर के बाद जो जहांगीर आता है, जहांगीर भी ये कर रहे हैं। और जहांगीर के बाद जहांगीर शाहजहां खुद करते हैं किसके साथ, अकबर के साथ गलत। तो गलत इन द सेंस कि वो रिबल करते हैं उसके खिलाफ। तो ऐसे ही जो इसके बाद जो आता है जहांगीर के बाद शाहजहां, वो भी करते हैं। तो फिर जो हमारे पास आता है औरंगजेब। औरंगजेब मतलब आप ये बताओ कि लास्ट रूलर होता है जो स्ट्रांग रूलर है। इसके बाद जो मुगल एम्पायर है ये डिवाइड हो जाता है। देखो 1658 से लेकर 1707 तक ये रूल करता है, और ये अपने 3 भाइयों को किल करता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो शाहजहां है उसको इम्प्रिजन किया जाता है आगरा में, और टिल डेथ। क्यों, किस लिए लड़ाई होती थी, बस कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए मतलब कि रूलर के लिए, और कोई नहीं रहा। तो नॉर्थ ईस्ट ओमानस जो है इसको डिफ्यूट किया गया 1663 में। इसके अलावा कंपेनस नॉर्थ वेस्ट साइड से यूसफिजियास एंड सिख टेम्परी जो है, टेम्परी सिख उसको सक्सेसफुल वहां पे उनका रूल था टू सम एक्सटेंड। और इसके अलावा शिवाजी जो था, इससे लड़ाई हुई थी क्योंकि वो हिंदुइज्म फैलाता था ज्यादा, और ये मुस्लिम जो है ये मुस्लिम था, ठीक है ना, ये इस्लाम फैलाया था ज्यादा औरंगजेब। इसके अलावा फिर यहाँ पे होता है अकबर रिबेलर। अकबर रिबेलर मतलब उसका प्रिंस अकबर, ये अकबर नहीं बल्कि दूसरा अकबर रिबेल करता है इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। फिर इस वो तो मतलब कि फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहीं तक पढ़ना है, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, फिर हम पढ़ेंगे वो 11th में आराम से। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इनिशिएशन आप हमारे पास आते हैं एम्पायर, मुगल एम्पायर, कि कैसे जो हमारे पास दिल्ली सुल्तान हैं वो खत्म हो गए। फिर हमने देखा है कैसे बाबर आ गया, इन्वेड किया इसने इंडिया को। फिर काबुल के बाद फिर यहाँ पे राजपूत से लड़ाई स्टार्ट कर दी है ना, इंडिया में आ गया, यानी कि इंडिया में आ गया, ठीक है ना, इंडिया को अपने कब्जे में लेके गया। इंडिया के बाद बाबर के बाद फिर हमने हुमायूं को देखा, ठीक है ना, हुमायूं के बाद हमने अकबर को देखा, फिर हमने किसको देखा, फिर हमने जहांगीर को देखा, जहांगीर के मुतालिक हमने पढ़ा, फिर हमने शाहजहां के मुतालिक पढ़ा, फिर हमने लास्ट रूलर यानी औरंगजेब के मुतालिक पढ़ा, ठीक है ना। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म, मैं हूं एजाज अहमद, और आज हम चैप्टर नंबर 4 को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, हमने देखा था कि मुगल एम्पायर जो है कैसे वजूद में आ गया, ठीक है ना। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था मुगल एम्पायर कैसे वजूद में आ गया। हमने लोधी डायनास्टी के बारे में आपको बताया था। लोधी डायनास्टी जो बहलो लोधी था, उसके बाद आ गया था नाजिम खान के बाद आ गया था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी में क्या हुआ था कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा था नोबल्स के, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे आ गया था बाबर, ठीक है ना। तो बाबर ने 1526 में क्या लड़ी थी, बैटल ऑफ पानीपत, और वो जीत गया था, ये हमने पढ़ा। फिर हमने बाबर के बाद हमने हुमायूं को देखा था। हुमायूं एक बार उसको 2 बार डिफीट किया गया, आफ्टर दैट वो ईरान चला गया, फिर वापस आ गया। तो इसके बाद हमने देखा हुमायूं को,
ठीक है ना। फिर हमने अकबर को देखा था, अकबर के बारे में पढ़ा था, अकबर ने क्या किया, फिर हमने उसको जो उसके रूल्स थे उसको अलग अलग से डिवाइड 3 रीजन्स में किया था, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, फिर हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था, और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ही ऐसा रूलर है, औरंगजेब को हम लास्ट रूलर इसीलिए मानते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर मानते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डिवीजन हो गया स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंस अकबर, वो ये अकबर नहीं था, लेकिन ये कौन सा था, ये औरंगजेब का बेटा था, जिसने रेबल अगेंस्ट किया था किसके, औरंगजेब के। कि यहाँ पे फिर जो है ना, मतलब फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे हम देखेंगे कि कैसे वजूद में आ गई ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, देखो हमने ये पढ़ा कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पृथ्वीराज और महमूद गोरी के बारे में, जब हमने बताया था 1911 है ना, तो मैंने आपको बताया था वहां पर क्या हुआ था, पृथ्वीराज और महमूद गोरी के बीच क्या हुई थी लड़ाई। लेकिन जब फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान हुआ था उसने उसको छोड़ दिया, महमूद गोरी को जब छोड़ दिया, वो दूसरी बार आ गया, और 1192 में उसने क्या किया, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान, और वो जीत गया। यानी कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे थोड़ी से हम ये मतलब दिमाग में रख सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान, तो महमूद गोरी आ गया। अब महमूद गोरी के बाद दूसरी बार क्या हो जाता है, दूसरी बार ये हो जाता है कि इब्राहिम लोदी अपने इनको सताता है, तो यहाँ पे आ जाता है बाबर, यानी अब मगल आ जाते हैं। और ऐसे हम देखेंगे सलाजुद्दौला के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी, वो हम आगे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हम मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 8 में देखेंगे वो, ठीक। तो अब यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हम पढ़ेंगे, यानी कि अब मगलस जो राज करते थे मनसबदार के मुताबिक, जागीरदार के मुताबिक, जब हमने स्टार्ट किया था, देखो जनापद महाजनापद, हमने वहां पे भी बताया था कि आर्मी होती थी, आर्मी नहीं होती थी प्रॉपर आर्मी, जब हमने मगध के बारे में बात किया था। तो इसके बाद जब हम मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी, वहां पे आर्मी हुई थी। तो यानी कि दैट मीन्स कि जैसी डेवलपमेंट बढ़ती गई तो रिसोर्स जो है उसकी यूज बढ़ती गई, ठीक है ना, रिसोर्स हमारे पास ज्यादा आने लगे। अब देखो यहाँ पे इसने, देखो आपने देखा कि इन्होंने या मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें कि इतना एक्सपेंड किया अपने राज को, यानी कि इन्होंने बहुत सारा एक्सपेंड किया था, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग इसमें थे, मुगल पीरियड में थे। हमने देखा था कि इन्होंने पहले जो हमारे पास बाबर था, बाबर को जब निकाला गया था, जब उसको बताया गया था यहाँ से चले जाओ, फिर उसने पहले जो है अफगान पे रूल किया, काबुल पे रूल किया था, और काबुल के बाद उसने अपने मतलब खुद से क्या कौन से मिलाए थे, अफगान मिलाए थे, यानी कि फिर उन्होंने राजपूत पे अटैक किए थे, यानी कि राजपूत उसको अपने अंडर किए थे बहुत सारे, फिर मैरिज हो गए थे उनके बीच, फिर वो इंडिया में आ गया था। यानी कि बहुत सारा एक्सपेंड इसने किया टेरिटरी, अपने एम्पायर को। इन्होंने आगरा पे रूल किया, दिल्ली पे रूल किया, तो बंगाल पे ये रूल करता था। यानी कि इस पूरे साम्राज्य को अगर इतना बड़ा साम्राज्य, उसको क्या करना था, हैंडल करना था, इसके लिए उनको क्या चाहिए थे, प्रॉपर निजाम चाहिए था, ऐसे थोड़ी हो सकता था। तो दैट मीन्स इसके पास तो प्रॉपर निजाम था, तभी तो ये सब कुछ पॉसिबल था। अगर ये प्रॉपर निजाम के तहत नहीं होता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और इतने टाइम तक रूल करा, इतने टाइम तक मुगलों ने रूल किया, 1526 से उन्होंने रूल किया था। तो दैट मीन्स कि अब देखो मनसबदार और जागीरदार, अब देखो इन्होंने मैंने बताया एक्सटेंड किया था अपने एम्पायर को, कहां पे, यहाँ पे ईरानियंस थे, इंडियंस थे, मुस्लिम्स थे, अफगान थे, राजपूत थे, मराठास थे, और बाकी डिफरेंट किस्म के लोग यहाँ पे थे इनके साम्राज्य में। अब इनको एक तो देखो रिलीजियस पर्पज से, ट्रेडिशनल से, इन सबों का इन्होंने एक निजाम रखा था, ठीक है ना। इनको सब चीजों को बैलेंस करके जा रहे थे कौन, मुगल एम्पायर, ठीक है ना। अब बात अलग है कि शिवाजी और औरंगजेब के दरमियान कुछ वो लड़ाई हुई थी, वो लेटर टाइम की हम बात कर, मतलब प्राइमरी में अकबर टाइम की या शाहजहां के दौर तक ये सारा कुछ जो है ना एक बैलेंस होके चल रहा था। अब हम देखिए, देखो हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज, अब जो ज्वाइन कर रहे थे मुगल सर्विस, अब राजपूत तो ज्वाइन कर रहे थे,
राजपूत ज्वाइन कर रहे थे। अब बड़े बड़े राजपूत ज्वाइन कर रहे थे जो अपने आप में एक दम रखते थे। अब इनको क्या किया जाता था, इनको एक दिया गया था मनसबदार। उनको क्या दिया गया था, हु ज्वाइंड मुगल सर्विस मनसबदार, यानी कि उनको एक मनसब दिया जाता था, इनको एक रैंक दिया जाता था। मतलब लालच के तौर पे आप समझो कि ये जो इनके साथ आ जाएगा उनको एक मनसब देंगे, उनको एक रैंक देंगे, उनको एक पोजीशन देंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो राजपूत इसके साथ, जो राजपूत इनके साथ जुड़ रहे थे उनसे वो मैरिज करते थे, उनके आपस में संबंध हो जाते थे, ठीक है ना। तो जो नहीं करते थे उनके खिलाफ मुकदमा चलता था, है ना, उनके अपोजिट हो जाते। तो सिंपली जो लोग इनके साथ जुड़ जाते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मराठा हो, इनको क्या करते थे, ये इनको क्या बनाते, मानसबदार बनाते, यानी कि इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसब्स, यानी कि जिनकी एक रैंक हुई, जिनकी एक पोजीशन होगी, जिनका एक वकार होगा। अब थोड़ी हर एक बंदा जो आएगा तो उसको रैंक देंगे, ऐसा भी नहीं है ना। अभी हम देखेंगे ये रैंक क्यों दिया जाता था और किन लोगों को दिया जाता था। देखो अगर ये रैंक दिया जाता था, अब रैंक जब दी गई किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होता है यूपीएससी। यूपीएससी में डिफरेंट रैंक्स होते हैं। अब आईएएस होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है। अब रैंक्स दी जाती है, तो रैंक्स को जब रैंक्स मिल गई तो सैलरी भी मिल जाएगी। हर एक किसके लिए करता है, पेड़ पूजा के लिए। तो सिंपली जब रैंक्स दी जाती थी उनको सैलरी मिलती थी, और इनका काम जो था मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब थोड़ी हम इनको अब ये आ गए यहाँ पर, इनको रैंक मिल गई, अब रैंक्स के बाद उनको सैलरी दीजिए। अब इनका फंक्शन तो कुछ होना चाहिए ना, थोड़ी ऐसे बताएंगे ऐसे उनको सैलरी देंगे। इनकी फंक्शन जो थी वो थी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, इनको संभालते थे, क्योंकि किंग्स के पास तो जो मैन सोर्स है, मतलब दूसरे किंग से बचने के लिए या दूसरे किंग से लड़ने के लिए जो मैन सोर्स है वो है क्या, वो है आर्मी, वो है मिलिट्री, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रैंक प्लस सैलरी। अब ये जो रैंक्स दिए जाते थे, अब ये सैलरी दिए जाते थे, अब ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी जाती थी। अब थोड़ी हर एक, देखो हमारे पास जो यूपीएससी मैं बताऊंगा अभी, हमारे पास आईएएस भी है, आईआरएस भी है, हर एक की एक पर्टिकुलर रैंक है। तो पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी, जिसको बोलते हैं जात, जिसको बोलते हैं जात, ठीक है ना। यानी कि जात एक रैंक जो दी जाती थी उसी के हिसाब से सैलरी दी जाती। फॉर एग्जांपल किसी की 5000 जात थी, 5000, किसी की 1000 थी, तो दैट मीन्स 5000 की बड़ी रैंक होती थी ना। तो जैसे ही रैंक होती थी उसी हिसाब से सैलरी दी जाती थी, यानी उसी हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर लैंड, अभी हम देखेंगे जागीर में, अभी हम देखेंगे मानसब लैंड, जागीरदार, यानी कि जागीर दी जाती थी, उतना पर्टिकुलर लैंड दिया जाता था जितने उसके पास क्या हो गए, ऑन द बेस ऑफ एबिलिटी। अब इसके पास कितने, मतलब क्या बोलेंगे, मानसबदार का मैन क्या था, ब्रॉड, सवार और कैलरी मैन, यानी कि उनके पास हॉर्सेस मैन कितने, यानी उनके पास हॉर्स कितने हैं, उनके पास हाथ कितने हैं, वो कितने, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा आर्मी होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा आदमी होंगे, आर्मी होंगे, उसको इसी के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो दैट मीन्स किसी के पास 50,000 हार्स थे, किसी के पास 10 हार्स थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या 1000 हार्स थे, किसी के पास 10,000 हार्स, तो उसी के हिसाब से सैलरी दी जाती थी। अब देखो, अब ये खुद ही बोल दे, मैं बोलूं, सपोज मैं एक मनसबदार हूं, मैं बोलूं बादशाह को, सर मेरे पास 500 हॉर्स हैं। अब तो इसका पर्टिकुलर होना भी चाहिए ना, रिकॉग्नाइज। अब ये बादशाह को पता चलना चाहिए ना कि हाँ सही में है, किसी जगह जंग हो गया, मेरे सारे जो थे हॉर्सेस लंगड़े निकल गए। तो इसके लिए क्या होता था, ब्रांडेड हॉर्सेस चाहिए थे। अब उनके लिए ब्रांडेड हॉर्स के लिए क्या किया जाता था, उनको एक पर्टिकुलर जगह ले जाते थे, फिर उनका टेस्ट किया जाता था, फिर जो वहां से निकलता था ना उनको मार्क किया जाता था, ठीक है ना, उनको एक मोहर लगा दी जाती थी कि दैट मीन्स इसके पास इतने हार्स हैं। ऐसे ही नहीं, मतलब खुद ही हम, कोई मनसबदार बोलेगा मेरे इतने हैं, कोई बोलेगा मेरा इतने हैं, तो उसकी जात बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता था, बल्कि प्रॉपर एक उनके लिए, इसके लिए एक निजाम था, ठीक है ना। रिसीव मनी टू पे सैलरी, और फिर इसी के आधार पर
ठीक है ना, उनको क्या मिल जाती थी, सैलरी मिल जाती थी। अब ये सैलरी ये डिस्ट्रीब्यूट कर एक तो अपने पास रखते थे और मिलिट्री अपने खुद के लिए, और मिलिट्री जो रेस्पॉन्स मिलिट्री सोल्जर्स उनके पास थे उनको देते थे, और जो उनके पास अब हार्स हैं उनको चारा वारा करना था ना, उनको उनको पैसे देने थे, तो उनकी उसके लिए भी यूज करते थे। अब ये रिसीव कैसे करते थे, मतलब रिसीव कैसे करते थे सैलरी, अब मसला ये भी था ना। देखो कैसे करते, एक किंग से लेते थे या किसी और से लेते थे, नहीं देखो सैलरी ये रिसीव करते, उनको एक जागीर दी जाती थी, रिसीव सैलरीज एज अ रेवेन्यू जागीर। अब ये जागीर क्या है, जैसे हमने इसलिए पिछले लेक्चर में जब हमने दिल्ली सुल्तान की बात थी, हमने आपको बताया था कि अल्तुल मशा उनकी या खलाउद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, वहां पे इक्तदार थे, है ना, उनको पर्टिकुलर लैंड दी जाती थी, और इन्हीं इसी तरह इनको जागीर दी जाती थी, यानी एक पर्टिकुलर लैंड, यानी कि एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये पूरा जो है ये मुगल एम्पायर है। अब ये पूरा जो मुगल एम्पायर है फॉर एग्जांपल, अब बादशाह तो पूरे इस पर तो राज नहीं कर पाएगा। अब ये क्या करता था, ये इसको डिविजन्स किए जाते थे, इसको डिविजन्स किए जाते थे, और हर एक को मनसबदार को एक एक पर्टिकुलर जागीर दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। अब ये जो वहां से रिसीव करता था टैक्स, उसी टैक्स की आधार से जो रेन्यू वहां से टैक्स, यानी कि रेन्यू जो वहां से क्या करता था, रिसीव करता था, वही सैलरी होती थी। अब कलेक्ट ये सर्वेंट से करता था। अब ये मसला है कि देखो अगर हम बात करेंगे अकबर रेन्यू और औरंगजेब रेन्यू की, अकबर के टाइम में क्या था, जितना उसके अंडर था, जिसके उतने उसके अंडर था, फॉर एग्जांपल किसी के अंडर था 500 हॉर्सेस, किसी के अंडर है 2000 हॉर्सेस, उसी के हिसाब से उसको जागीर दी जाती थी। किसी को कम जागीर दी जाती थी, किसी को ज्यादा दी जाती थी, जिसको जितने मतलब जो जितना कैपेबल था, जिसके जितने पास जितने हॉर्स होते थे, ठीक है ना, यानी हम क्या बताएंगे, जिसके पास जितने सवारियां होती थी। अब किसी के पास ज्यादा सवारियां तो ज्यादा लैंड देंगे, कम सवारियां तो कम लैंड देंगे। अब लेकिन मसला ये हुआ कि अकबर की रीजन में क्या हुआ था, उसके टाइम में जो रिन्यूअर्स थे, जो रिन्यूअर्स ये कलेक्ट करता था, ये इक्वल होता था जो हम सैलरी देंगे किसको, मनसबदार को, मनसब या मनसबदार को जो सैलरी यूज हो जाएगी वो इक्वल था। लेकिन मसला ये हुआ कि आगे आगे मनसबदार बढ़ने लगे, आगे आगे मनसबदार, इन्होंने मनसबदारों को बढ़ाया। अभी हम देखेंगे शाहजहां के दौर में कितने थे और फिर औरंगजेब दौर में कितने आ गए, यानी कि जब इन्होंने मनसबदार को बढ़ाया, जमीन तो वही है, जमीन तो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 4x4 की शेप में या सर्कल की शेप, जमीन तो इतनी ही है ना, लेकिन मनसबदार को बढ़ाया गया। अब इन्होंने इसमें ही डिवीजन कर दिया, है ना, पर्टिकुलर ये एक को दिया गया था, अब इसको आधा ही कर दिया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम होगी, जो एक्चुअल रेन्यू वहां से मिल जाता था ये लेस होता था, जो यूजेज थी। अब क्या इससे क्या असर पड़ गया, इससे जो किंग्स को देना पड़ा रेन्यू, किनको, मनसबदार को। अब जब ये किंग्स मनसबदार को रेन्यू देते थे तो सैंपली जो किंग सिस्टम था वो वीक होने लगा। अब हम देखेंगे, देखो दूसरा हमारा टॉपिक आता है जब्त एंड जमींदार। देखो जब्त और जमींदार, ये जमींदार क्या है या जब्त क्या है, देखो प्लेजेंट पे टैक्स। अब जो प्लेजेंट्स थे, अब जो अगर हम फार्मर्स की बात करेंगे, जो लैंडलॉर्ड बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे ना, ठीक है ना, हेडमैन जो इनसे पीजेंट से पे करते थे टैक्स, उनको हम बोलते थे जमींदार, उनको हम बोलते हैं जमींदार। अकबर रेन्यू मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, अब ये जो जमींदार थे, अब ये भी कैसे टैक्स करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार इलाके हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इलाका है, ये दूसरा इलाका है, ये तीसरा इलाका है, ये चौथा इलाका है। ये दो जगहें ऐसी हैं जहां पे क्रॉप्स यील्ड बहुत अच्छा है, यानी क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है बहुत अच्छी है। लेकिन इन दोनों में तो क्रॉप्स कल्टीवेशन बहुत लो है। अगर हम टैक्स सेम लगाएंगे, ये दो जो गांव हैं, ये दो जो विलेजेस हैं, ये आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये जो दो हैं इनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये क्या होता है, अकबर रेन्यू मिनिस्टर जो था, जिसका नाम था टोडार माल ने क्या किया, इसने सर्वे किया है 10 ईयर्स पीरियड का, 1570 से लेकर 1580 तक। तो देन इसने देखा कि यहाँ पे कितने क्रॉप्स
हमारे पास है, मतलब क्रॉप्स कितनी ग्रोथ होती जाती है, क्रॉप्स की क्रॉप यील्ड की, और यहाँ पे कितनी, उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टैक्स लगाया, और इन यहाँ पे एक पर्टिकुलर टैक्स लगाया अलग अलग। दैट मीन्स कि रेन्यू सर्कल्स के हिसाब से रेन्यू सिस्टम हो गया, जिसको हम जब्त कहते हैं। जब्त मीन्स किसको कितना टैक्स देना था, किस पर्टिकुलर एरिया को, इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, जिसको जिसको जितनी ज्यादा फील्ड हो जाएगी, क्रॉप कल्टीवेशन हो जाएगी, उसको उतना टैक्स देना होगा। अब कोई रिच होगा तो वो इसी हिसाब से टैक्स देगा। जैसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अभी भी जो चल रहा है ना, हम बोलते हैं ना टैक्स के दो प्रकार होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जो हम हर एक चीज लाते हैं वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो गरीब को भी इतना देना पड़ता है, अमीर को भी इतना देना पड़ता है। अब जो डायरेक्ट टैक्स है, जो मतलब लगता है एज सैलरी, जब मुलाजिम कट जाती है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो यहाँ पे रिच को जितने मतलब उसके पास पैसे होंगे उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थी जब्त। और अब ये पॉसिबल नहीं था गुजरात और बंगाल को उन्होंने सर्वे नहीं किया था। अब क्या रीजन हो सकता है, तो रीजन यही हो सकता है थी कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था गुजरात और बंगाल के बारे में, यहाँ पे कंट्रोल कम होता था, क्योंकि दिल्ली से इन जगहों पर रूल करना, मतलब इन डिस्टेंस जगहों पर रूल करना तो मुश्किल हो सकता था। दैट इज वाई कि इन्होंने यहाँ पे सर्वे नहीं किया। और मुगल जो है ना, अब इनको फेस भी प्रॉब्लम करनी पड़ी, तो बहुत सारी फेस उन्होंने प्रॉब्लम की है। फॉर एग्जाम्पल अब कैसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है, देखो कभी कभार क्या हो जाता था, कभी कभार जो जमींदार थे हाई टैक्स लगाते थे, है ना, तो ये भी कभी कभार प्रॉब्लम उनको देखने को मिल जाता था। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कास्ट और ये प्रॉपर एक ही कास्ट से होते कि जमींदार और पीजेंट्स जो है ना आपस में मिल जाते, तो और ये अपने इंडिविजुअली हुकूमत, यानी कि एक कहते हैं हम इंडिविजुअल है, हम अगर उसको नहीं मानेंगे तो इससे भी जो है ना आगे आगे हम देखेंगे, इससे भी डिवीजन स्टार्ट हो गए थे। ये भी प्रॉब्लम्स थे एक टाइप के, जो जब्त और जमींदार के जो हवाले इन्होंने किया था, ये भी एक टर्म के एक किस्म की प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी मुगल्स को अपने दौरान। अब यहाँ पे एक बुक का नाम दिया हुआ है, एक कॉलम है, जिसको यानी कि अकबरनामा, ठीक है ना। आईने अकबर जो है ना, 3rd वॉल्यूम जो अकबरनामा का है, इसको हम बोलते हैं आईने अकबरी। देखो अबुल फाजिल ने ये लिखी है। अबुल फाजिल कौन था, ये था फ्रेंड, ठीक है ना, फ्रेंड किसका, अकबर का। अकबर अबू फाजिल ने जो अकबरनामा लिखी है, ये 3 वॉल्यूम्स में से लिखी है। फर्स्ट वॉल्यूम अकबर इंसेस्टर्स के बारे में, है ना, मोहम्मद मिर्जा शेख हमने पढ़ा था ना, तो उमर शेख हमने पढ़ा था, उमर मिर्जा शेख जो बाबर का फादर था, इनके उसके बारे में, औरंगजेब ये इसके बारे में उसने लिखा होगा, हुमायूं के बारे में उसने लिखा होगा, और बाबर के बारे में उसने लिखा होगा, और ग्रेट और बाकी जो इंस्टर्स के बारे में उन्होंने अपने इस बुक में फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा। और सेकंड वॉल्यूम में उसने इवेंट्स के बारे में लिखा है, अकबर के रिजन में जो क्या कौन कौन से इवेंट्स हो गए वो उसने लिखे। और थर्ड है आईने अकबरी, थर्ड है आईने अकबरी। और आईने अकबरी में उन्होंने क्या लिखा, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक, हाउस होल्ड के मुतालिक, आर्मी के मुतालिक, रिन्यूज के मुतालिक, जो कहाँ कहाँ तक उनकी उसकी हुकूमत थी, उसके ट्रेडिशन के मुतालिक, उस टाइम कौन सा कल्चर चल रहा था उसके मुताबिक। अब ये अकबर तो देखो ना, अकबर एक ऐसा रूलर था, एक ऐसा सेक्युलर रूलर था, जिसके दौरान सिख भी थे, जिसके दौरान हिंदू भी थे, जिसके दौरान क्रिश्चियंस भी थे, जिसके दौरान मुस्लिम्स भी थे। और ये एक बैलेंस होके चल रहा था, एक बैलेंस होके ये अपनी हुकूमत को क्या कर रहा था, चला रहा था, ठीक है ना। अभी हम आगे देखेंगे पे यहाँ पे अकबर पॉलिसी। अब अकबर के पॉलिसी के मुतालिक हम पढ़ेंगे अकबर ने कैसे राज किया है। ये किस में मेंशन है, ये आईने अकबर में मेंशन है, यानी थर्ड वॉल्यूम ऑफ द बुक अकबरनामा यहाँ पे मेंशन है। देखो यहाँ पे अकबर की पॉलिसी दी हुई है, अकबर की पॉलिसी दी हुई है कैसे, देखो जैसे एम्पायर जो ये एम्पायर था इसको डिवीजन किया गया था, जो ये उसका एम्पायर था उसने अपने एम्पायर को डिवीजन किया है प्रोविंसेस में, ठीक है ना। अपने डिवीजन को किया था डिवाइड, ठीक है ना। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म यूज कर सकते थे डिवाइड, ठीक है ना। तो
एम्पायर ने डिवाइड किया अपनी प्रोविंसेस को, किसमें, सभा में, ठीक है ना, सबास। और जो सबास का हर एक सभा का एक गवर्नर रखा जिसका नाम जिसको हम क्या कहते हैं, सूबेदार। यानी कि अपने एम्पायर को अकबर ने प्रोविंसेस में डिवाइड किया और हर एक प्रोविंस को क्या बोलते हैं, सभा, और हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होता था जिसको हम कहते हैं सूबेदार। अब सूबेदार एक प्रोविंस का इतने तो होते थे, इसके अलावा क्या क्या होता था, इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर जिसको हम देवान बोलते हैं, यानी फाइनेंस ऑफिसर होता था जो मेंटेन पीस एंड ऑर्डर करता था। इसके अलावा मिलिट्री पेमास्टर यानी बख्शी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल, ठीक। इसके अलावा सदर होता था। अब सदर क्या है, ये पुलिस कमांडर को क्या बोलते थे, सदर बोलते थे। इसके अलावा जो कोतवाल होता था, पुलिस कमांडर कोतवाल, यानी कि जो मिलिट्री पेमास्टर है ये उसको बख्शी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सदर जो है ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल। अब जो कोतवाल है, पुलिस कमांडर को कोतवाल बोलते थे, कोतवाल, ठीक। इसके अलावा जो फौजीदार होते हैं मिलिट्री कमांडर क्या बोलते हैं, मिलिट्री कमांडर को बोलते हैं फौजीदार। अब जो सूबेदार का भी यही था कि मेंटेन पीस एंड मिलिट्री फंक्शंस या पीस जो है ये मेंटेन करना किसका काम था, सूबेदार का। मिलिट्री और पीस, अमन एक अपने जो सूबे में लाना, ये इसका काम था। अब इसने भी इनको अलग अलग से डिवीजन किया था। फाइनेंस ऑफिसर को रखा था ना, मिलिट्री पेमास्टर को रखा था, सरदार को रखा था, कोतवाल को रखा था, फौजदार को रखा था, ठीक है ना। सखे कुल देखो, सलह कुल जो है ना, सलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस। अब ये सलह कुल का मतलब क्या है, यही मैं जो अभी बता रहा था कि ये एक ऐसा जमाना था, अकबर का पीरियड इतना पीसफुल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। जो हमारे पास दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने सबसे ज्यादा वार लड़े थे, बस कंटिन्यूअस। अलेक्जेंड्रा के इन्वर्जन हुआ था, ठीक है ना, अलेक्जेंडर इन्वर्जन, या ये क्या बोलते हैं, मंगोल्स का ये हुआ था। जसराट हमने देखा था, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी जसराट के साथ, यानी कि खोखार्स हमने देखे थे, है ना, खोखार्स की भी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। जंगीज खान, उसकी भी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमें देखने को मिला था कि अकबर जो हमारे पास जो इससे पहले दिल्ली सुल्तान का टाइम था वो फुल ऑफ वार्स था। लेकिन ये जो है ना अकबर का टाइम, अगर हम बात करेंगे, हुमायूं में तो प्रॉब्लम हुई थी, इसमें शक नहीं है। बाबर के टाइम में उसने 4-5 बटल्स लड़े थे, 1526 में भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी उसने बटल लड़ा था। अब लेकिन बाबर, अगर हम अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो जमाना था ये पीसफुल जमाना था। ये हर एक जो मुस्लिम थे, हाँ, जो हमारे पास क्रिश्चियंस थे, जो हमारे पास जीविस थे, हमारे पास जो बाकी टाइप के जो मज़ाहिब के लोग थे, ये इनको इबादतगाह में बुलाता था। इसके अलावा फिर उनके साथ मशवरा होता था, यानी कि एक पीसफुल होके चलता था, और यूनिवर्सल पीस सुखले कुल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीस। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, शिया और सुन्नी, जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में है ना डिफरेंट, तो मुस्लिम कम्युनिटी में है शियास एंड सुन्नीज, और सुन्नी और शिया ये वो जमाना था जब शिया और सुन्नी मेट इन वन, और शिया और सुन्नी जो थे दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। यहाँ पे अलग अलग सी मस्जिद नहीं होती, अब हम देखेंगे लेटर। देखो यहाँ पे शिया और सुन्नी क्या करते थे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, और इसके अलावा जो क्रिश्चियन और जीवस थे ये एक ही जगह पे चर्च में जाके प्रे करते थे। यानी कि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट नहीं था, क्रिश्चियन और जीवी जो था इनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। यानी कि ये एक ऐसा दौर था जब पीसफुली सब कुछ चल रहा था, बैलेंस होके। अब देखो मुगल एम्पायर आफ्टर 17 यानी कि इन 17 या आफ्टर 17 सेंचुरी की हम बात करेंगे, शाहीजहां के रीजन की हम बात करेंगे, तो शाहीजहां की रीजन में मतलब कुछ शाहीजहां के रीजन में जो थे मनसबदार बहुत कम थे, कुछ 445 जो थे मनसबदार थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमारे पास आ गया औरंगजेब का टाइम, जब किसका दौर आ गया, औरंगजेब का दौर जब आ गया, तो यहाँ पे जो
हाईएस्ट रैंक्स मिल गई हमारे पास, हाईएस्ट रैंकिंग मतलब अंपायर। तो हाईएस्ट रैंकिंग जो थे 444 को मनसदार को क्या मिल गया था, हाईएस्ट रैंकिंग। और आउट ऑफ 8000 में 8000 से पूरे मनसदार, और 444 को हाईएस्ट रैंक मिल गई थी, हाईएस्ट रैंकिंग मिल गई थी। और जिसका मतलब ये हुआ कि 5.6% जो है रिसीव किया था, 5.6% लोगों ने 61.5% जो है पूरा रेन्यू अपने पास रखा था। दैट मीन्स कि जो सर्वेंट्स हो गए थे ये पावरफुल हो गए थे। इसका मतलब यहाँ पर डिक्लाइन होता है मुगल पीरियड, यहाँ पर डिक्लाइन होता है मुगल पीरियड। ठीक, अब देखो राजपूत और मुगल्स के दरमियान जो जहांगीर थी उसकी मदर जो थी कचवाला प्रिंस थी, जो राजपूत रूलर अंबर की बेटी थी। और इसके अलावा हम देखेंगे शाहजहां जिसकी मदर राठौर प्रिंस थी मारवाड़, यानी कि इसके फादर का नाम था डॉक्टर ऑफ मारवाड़, जो दोनों राजपूत रूलर थे। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। हमने देखा आज मनसबदार एंड जागीरदार, जब्त एंड जमींदार, प्रिंसिपल्स की बात की हमने, वो पीसफुल टाइम था, मुगल एम्पायर की बात की हमने। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी पे